बच्चे बुक 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक 3 का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जो मेजर 3 चैप्टर हैं वो हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहला चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरा जो चैप्टर है वो है दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके अलावा दो हमारे थ्योरी के टॉपिक हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के नाम से। ठीक है जी। मतलब अगर हम बात करते हैं बुक 3 की, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स को, यानी कि बुक 3 हम पहले करेंगे तीनों प्रैक्टिकल टॉपिक, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे। बुक 3 चैप्टर नंबर 1 आओ सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? कहते हैं सर कंपैरेटिव, नाम ही आपका मतलब है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। कहते हैं अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, अगर मैं अपनी कोई कंपनी रन कर रहा हूं, तो मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं। एस्टिमेट का मतलब होता है कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी फ्यूचर प्रोग्रेस कैसी होगी। मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं। क्या एस्टिमेट करना चाहता हूं? फ्यूचर प्रोग्रेस। अगर मुझे अपनी फ्यूचर प्रोग्रेस देखनी है, अगर मुझे अपनी फ्यूचर प्रोग्रेस एस्टिमेट करनी है, तो पहले मुझे पीछे मुड़ के देखना होगा, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी होगी। क्या देखनी होगी? इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। मुझे अपनी पुरानी परफॉर्मेंस देखनी होगी। कहता है अगर मुझे अपना फ्यूचर सही करना है तो मुझे अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को पहले देखना होगा। जो गलतियां मेरे से पहले हुई हैं, यानी कि पास्ट में हुई हैं, वो फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? हम करंट सिनेरियो को पास्ट से कंपेयर करते हैं और अपने फ्यूचर को सेट करते हैं। अब सर जब आपने फ्यूचर प्रोग्रेस एस्टिमेट करनी है, आपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखना है, तो कंपैरेटिव स्टडी तो जरूरी है। तो कम से कम आपके पास 2 साल या उससे ज्यादा ईयर कह लो, 3 साल 4 साल ये डाटा होना चाहिए। तभी आप कंपेयर कर पाओगे अपनी करंट सिनेरियो को पास्ट सिनेरियो के साथ। तो कहता है कंपैरेटिव स्टडी कंपेयर करने के काम आती है। ये जो कंपैरेटिव स्टडी है ये करंट ईयर को पास्ट ईयर से कंपेयर करने के काम आती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सकता है। इस बात की गारंटी नहीं होती कि हमारा फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर होगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपेयरिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं? हम करंट ईयर को पास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। प्रीवियस ईयर से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कहता है अगर मुझे फ्यूचर प्रोग्रेस एस्टिमेट करनी है तो मुझे पास्ट परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? कंपैरेटिव स्टडी। मेरे पास कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कंपैरेटिव स्टडी बैलेंस शीट की भी होती है और कंपैरेटिव स्टडी P&L अकाउंट की भी होती है। दोनों की सिखाऊंगा कैसे होती है। फॉर 2 और मोर ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर तो होने ही चाहिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। जैसे कि 2020 और 2019, तो मैं 20 और 19 को आपस में कंपेयर कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा? कंपेयर। और पता लग जाएगा कि 20 में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। मतलब अगर मुझे कंपैरिजन करना है, क्या करना है? कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये जो कंपैरेटिव स्टडी है, वो मेरे लिए फायदे का सौदा है। तो कहता है कंपैरेटिव स्टडी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाती है। किसकी की जाती है बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फॉर 2 और मोर ईयर।
नाउ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन होता क्या है, कहता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें 2 साल का डाटा लिख के चलते हैं। 2 साल मतलब एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, और दोनों पैरेलल चलते हैं साइड बाय साइड, ताकि इजीली क्या हो सके, कंपैरिजन हो सके। कहता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 साल को साइड बाय साइड लिखा जाता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 साल का डाटा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त 2 साल का डाटा प्लेस किया जाता है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, और उसको हम साथ साथ कंपेयर करते रहते हैं, तो इसे हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा का जो डाटा है वो साइड बाय साइड लिखा जाता है, ताकि कंपैरिजन किया जा सके, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कहता है अब यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो 2 साल का डाटा साइड बाय साइड लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम फिगर लिखना नहीं होता, हमारा काम वहां पे अमाउंट लिखना नहीं होता, बट हम एक कॉलम साथ में और ड्रॉ करते हैं जो हमें ये इंडिकेट करता है कि पहले के मुकाबले करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर करंट ईयर इंक्रीज में जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है, अगर डिक्रीज जाता है तो आप कहते हो नेगेटिव फिगर आ जाती है। तो हम एक एक फिगर को ईयर टू ईयर क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। तो कहता है इस स्टेटमेंट को जब आप बनाते हो तो सिर्फ आप अमाउंट प्लॉट नहीं करते, आप साथ में एक कॉलम और बनाते हो। तो पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर हो गया, दूसरा कॉलम आपका प्रीवियस ईयर के अमाउंट हो गए, तीसरा कॉलम आपका करंट ईयर के अमाउंट हो गए, चौथा कॉलम आपका हो गया चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज अब या तो वो इंक्रीज होगा या वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहता है इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज नहीं निकालते, हम परसेंटेज में भी देखते हैं कि कितने परसेंट चेंज आया है, कितने परसेंट चेंज आया है। मतलब अगर कोई चीज इंक्रीज हुई है 10,000 रुपए से, तो फ्रॉम द बेस ईयर, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कितने परसेंट उसमें क्या आया, चेंज आया। तो आखिरी कॉलम एक और बनता है परसेंटेज चेंज के नाम से, परसेंटेज चेंज के नाम से। तो इस पूरी थ्योरी में आपको पूरा फॉर्मेट भी सुनने को मिल गया कि सबसे पहले आप जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो चीजों की बनती है, एक बनती है बैलेंस शीट और एक बनती है P&L अकाउंट की। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। पहला कॉलम होएगा पर्टिकुलर का, फिर प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर का, फिर एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से, और फिर परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से। तो इसका मतलब आपने सिंपल ये बात बोली, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि करंट ईयर को पास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि हमारा बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पे है या डिक्लाइन स्टेज पे है। मतलब बड़ी सारी बातें हैं हम जान सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर। आओ सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट से चलाता हूं। किससे चलाऊंगा बच्चे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। स्टेटमेंट बनती कैसे पहले ये भी देख लो, पहले फॉर्मेट देख लो। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर एक छोटा सा कॉलम आता है नोट नंबर जिसमें कुछ नहीं आता, लिखा कुछ नहीं जाता। फिर यहाँ पे 31/3 जैसे 2019 लिख दिया, 31/3/2020 आ गया। फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। फिर आता है परसेंटेज चेंज। अब सर कंपैरेटिव, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका क्या है बच्चे? फॉर्मेट। अब करना कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन दिया होगा, आप अपना व्हाट्सएप चेक करना, आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपके पास 2 3 4 क्वेश्चन होंगे।
तकरीबन मैं आपको बताता हूं, एक दो और हाँ 2-3 क्वेश्चन होंगे। आप इसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको मैं प्लॉट करनी बताता हूं कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती कैसे है। सारा फॉर्मेट क्वेश्चन में होगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना। एज इट इज क्या करना है बच्चे? कॉपी पेस्ट। अब सर आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कराता हूं। ये इसका फॉर्मेट बना हुआ है, तो मैं इसी को सोल्यूशन नंबर 1 भी कर देता हूं। सोल्यूशन नंबर 1, आप अपना क्वेश्चन देखो, व्हाट्सएप पे मैंने आपको क्वेश्चन भेजा हुआ है। आप सब लोग क्वेश्चन को ओपन करो, व्हाट्सएप चेक करो, मैंने ओपन करो एक क्वेश्चन, आपको पीडीएफ फाइल भेजी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड के नाम से, सबसे पहली इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1 एक्स लिमिटेड के नाम से होगी। 31 मार्च 2019 और 18, तो मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर 18 हो गया, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैंने करंट ईयर मैंने 19 कर दिया। 19 और 18 का डाटा, तो यहाँ 18 प्लॉट कर दिया और वहां 19 कर दिया। देखो सबसे पहले आपको वर्ड दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कोई अपने मर्जी से चेंज मत करना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अब इसमें नीचे हेडिंग दी हुई है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, और उसमें ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है शेयर कैपिटल, चेक करो जी, शेयर कैपिटल। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये बुक में खेल खेल देते हैं, 19 पहले लिख देते हैं, 18 बाद में लिख देते हैं, तो आपने चेंज करके 18-19 करना है। तो 18 में शेयर कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपए, कितनी दी हुई है बच्चे? 5 लाख। और 19 में दी हुई है 10 लाख, 19 में कितनी दी हुई है? 10 लाख। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 5 लाख और 10 लाख इंक्रीज हो गई, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। अब सर आपने कैलकुलेटर पकड़ लो, वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट आप यहां खुद देखो कितना परसेंट चेंज आया। 5 लाख इज द चेंज, तो यहां फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का क्या होता है? फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज कितने का है? 5 लाख का। मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज चेंज आ गया 100%। बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, ये हो गया 2 लाख, तो ये तो डिक्रीज हो गया 1 लाख रुपए से। अब 1 लाख रुपए से डिक्रीज हो गया ओवर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 33.33% नेगेटिव। नाउ बच्चे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज आपने परसेंटेज ड्रॉ कर दी। ये पहला पड़ाव आपने क्वेश्चन से देख के पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या लिखा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ रही होंगी, तो सेकंड नंबर आप दे दो नॉन करंट लाइबिलिटीज को, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कोई चेंज नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज अंडरलाइन कीजिएगा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बच्चे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। कितनी लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखी है जरा चेक कीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखी है 18 में 5 लाख रुपए,
और 19 में लिखी है 8 लाख रुपए। कितनी लिखी है बच्चे? 8 लाख। तो सर ये इंक्रीज हो रही है तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा 3 लाख। फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज आपकी निकल कर आ जाएगी। परसेंटेज आपकी आएगी 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये आ जाएगी 60%। 60%। सर ये भी पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है सर? करंट लाइबिलिटीज आ रहा है। करंट लाइबिलिटीज कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं। मतलब ये जो चीज है यहां तक तो पूरा क्वेश्चन ही है। आपने तो सिर्फ इस पे मेहनत करनी है, चेंज और परसेंटेज पे। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आ रहा है ट्रेड पेबल। क्या लिखा हुआ बच्चे? ट्रेड पेबल। सर 18 में था 2 लाख, फिर बढ़कर हो गया 4 लाख, तो फिर से इंक्रीज हुआ 2 लाख, और अब आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो 100% ही आ गया। नाउ बच्चे, और तो करंट लाइबिलिटीज में कुछ नहीं दिया, नीचे टोटल दिया, तो हम भी टोटल कर देंगे। यहाँ पे लो जी टोटल। तो 5 3 8 8 5 13 13 2 15 लाख इस साइड का टोटल। 10 2 12 8 20 4 24 लाख। तो अल्टीमेटली कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 5 4 9 9 लाख का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 9 लाख का। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 5 ये आ गया 60%। कितनी आ गई बच्चे? 60%। तो सर यहां पे आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ये आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। ठीक है जी। एज इट इज कॉपी पेस्ट। इतना आसान चैप्टर है, बहुत आसान, बहुत ही आसान। लेकिन अभी पहला पड़ाव पार हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। अब मेरे पास जगह नहीं है आगे, तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। अब आगे फॉर्मेट लेके जाऊंगा। फॉर्मेट को आगे दोबारा लिखता हूं पर्टिकुलर, क्योंकि अब एसेट्स की बात भी तो करनी है ना। पर्टिकुलर नोट नंबर 31/3/18, 31/3/19, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर परसेंटेज चेंज। नाउ बच्चे, अब बात आती है दूसरे नंबर पे है एसेट्स। तो अब मैंने सेकंड कॉलम बनाया है एसेट्स का, इसको कर दिया अंडरलाइन। अब एसेट्स में पहला क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट्स। तो पहला वर्ड दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स। इसमें नाम लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आपको सबसे पहले दी हुई है। इसमें सबसे पहले आ रही है फिक्स्ड एसेट। क्या आ रही है बच्चे? फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है जरा देखो, ए और बी पॉइंट। फर्स्ट दिया हुआ है टेंजिबल एसेट। मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या डाटा दिया हुआ है? टेंजिबल एसेट्स में लिखा है 8 लाख और 14 लाख। तो 8 लाख और ये आ गया 14 लाख, तो कुल मिला के हो गया 6 लाख इंक्रीज। तो चेंज 6 लाख ओवर 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट चेंज आया? जीरो से सारी जीरो काट दो। 6 लाख डिवाइड बाई यार है 75%, 75%। सर दूसरे नंबर पे दिया हुआ है इनटेंजिबल एसेट। देखो आप क्वेश्चन में इनटेंजिबल एसेट लिखा होगा, इनटेंजिबल एसेट्स। सर इनटेंजिबल एसेट्स कितनी दे रखी हैं? सर
18 में दे रखी है 2 लाख और 19 में दे रखी है 3 लाख, तो फिर से इंक्रीज हो रहा है 1 लाख का। तो अब आप कहोगे 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 50%। कितना आ गया बच्चे? 50%। तो फिक्स्ड एसेट हमारे दोनों कंप्लीट हो गए। फिर दिया हुआ सेकंड नंबर पे करंट एसेट्स। क्या दिया हुआ बच्चे? करंट एसेट्स। क्या दी हुई है बच्चे? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का अमाउंट दिया हुआ है 4,18,000 में और 5 लाख दिया हुआ है 19 में। तो इंक्रीज पॉजिटिव है, तो यहां परसेंटेज 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 25%। और बी पॉइंट दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डाटा दिया हुआ है 1,18,000 में और ये बढ़ गया 2 लाख, तो फिर से पॉजिटिव सिनेरियो है, तो ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100%। ठीक है जी, 100%। अब आपने कुछ नहीं करना, इसका भी टोटल करना है। 8 2 10, 10 4 14 और 1 15। लो जी, देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है ना। 15 लाख 15 लाख, 14 3 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 लाख। यहां भी चेंज कितने का आया? 9 लाख। तो सर यहां भी 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, यहां भी कितने परसेंट आएगा? 60%। लो जी, अब सर आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई। क्यों? क्योंकि आपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया और ये पता लगाया कि आपका जो चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। कहीं ना कहीं आपका जो सरप्लस है वो कम हो रहा है, आपका जो खर्चा है वो, आपका जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए परसेंटेज नेगेटिव आ रही है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर आपको क्या क्या पता लगता है? मतलब आप क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले, देखो आपको बनानी तो आई गई कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और करना ही क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो तो है ही बहुत सिंपल। तो हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट से काम शुरू किया। कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो है ही बहुत सिंपल। सर यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, मैं तो कहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट भी छोड़ो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही लिखो। इसमें बैलेंस शीट और P&L दोनों आ गए। सबसे पहला, टू मेक द डाटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। मतलब आप देखो कितने सिंपल तरीके से आपने डाटा को प्लॉट किया, और किसी को समझाना भी बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग बड़े सिंपल तरीके से समझ गए, इसे बनाना भी सिंपल है और इसे समझाना भी सिंपल है। टू इंडिकेट द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड का मतलब क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आपको ये पता लग जाता है कि सर आपके जो खर्चे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, आपकी एसेट्स कितनी बढ़ रही है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। आपको ट्रेंड पता लग जाता है कि ट्रेंड इंक्रीज की ओर जा रहा है या
डिक्रीज की ओर जा रहा है। तीसरा फायदा, आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पता लग जाते, टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट of the concern, but to compare the firm's performance, हम अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री, with the average performance of the industry, सर कल को फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, कहता है अगर मुझे फ्यूचर स्टडी करना हो, अगर मुझे कुछ प्लानिंग करनी हो, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, प्लान आउट कर सकता हूँ। तो सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट डाटा को सिंपल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है, मुझे इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताता है, मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट के बारे में बताता है, मैं अपनी परफॉर्मेंस को एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकता हूँ, प्लान बनाने में आसानी रहती है। तो ये इसके फायदे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के। तो कहीं ना कहीं आज आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट करी, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूं, ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कराया है, अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में दूंगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, आप अपने व्हाट्सएप पे ही देखो, दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीडीएफ में, एक जिसे मैंने कराया है एक्स लिमिटेड के नाम से, और दूसरा आपके सामने क्वेश्चन आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, अब मैं इसको आगे लिख देता हूं, ऑफ एक्स लिमिटेड, दूसरा हिंद लिमिटेड के नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा बच्चे? हिंद लिमिटेड के नाम से। किसके नाम से बच्चे? हिंद लिमिटेड। तो दूसरा क्वेश्चन हिंद लिमिटेड के नाम से होगा। आपने ये दोनों क्वेश्चन ढंग से कर लेने हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो आपका और कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ नयापन नहीं है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। और फिर उसके बाद आप ये दो क्वेश्चन करने के बाद, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के यहां से करने के बाद, आप टीएस ग्रेवाल के जो इलस्ट्रेशन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट की, टीएस ग्रेवाल की जो इलस्ट्रेशन है, आप उसे भी शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपैरेटिव पी एंड एल बताऊंगा, क्योंकि जो मेन चीज है कंपैरेटिव पी एंड एल है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो बहुत ही सिंपल सोबर है, ठीक है जी, और जो कि खत्म भी हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही काम है। तो मिलता हूं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम होगा कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट। तब तक के लिए बाय।